Hope you all are fine. So let's resume with the next period, that is Italian period. French period we have watched in our earlier video. तो Italian period start हो जाएगा 1372 to 1885 1385 ओके. अब इटालियन पीरियड की मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क्स मैं पहले आपको बता देती हूँ. इसमें 3 इम्पॉर्टेंट वर्क है और तीनों ही हमको डिटेल में पढ़ने हैं. अब चौसर बहुत इटली जाता था एंड ही केम इन पर्सनल कॉन्टैक्ट विद DPB. आई टोल्ड यू इन द इंट्रोडक्शन ऑफ चौसर that is Dante, Petrarch and Boccaccio. Now his important works in this period are Troilus and Cresside number 1, in which he used the first time rhyme royale, and this work has been inspired from Boccaccio's Il Filostrato. क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं कि किस वर्क से इंस्पायर है ये. इल फिलोस्ट्राटो से. एंड ट्रॉयलिस एंड क्रिसीड इज अ ट्रेजिक वर्स रोमांस. ट्रेजिक वर्स रोमांस. चलिए अभी पढ़ाऊँगी, फिर अब इसको एक और वर्क देख लेते हैं जो इटालियन में आता है इम्पॉर्टेंट, द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स. ये देखो, ये 1380s के टाइम पे आया अगर हम क्रोनोलॉजी देखें, और द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स आया आपका. क्रोनोलॉजी इज़ इम्पॉर्टेंट. दे डू आस्क यू टू अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. ये आया था आपका 1382 के अराउंड. देन द नेक्स्ट इज द हाउस ऑफ फेम विच केम इन 1380. ओके, तो ये ट्रॉयलिस एंड क्रिसीड के साथ ही आ गया था. एंड नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वर्क इन इटालियन पीरियड इज द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन 1385. तो ठीक है, अब ये देखो, ट्रॉयलिस एंड क्रिसीड, द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, द हाउस ऑफ फेम and the Legion of Good Women all are welcomed in Italian period. चलिए, Italian period of Chaucer हमारा नहीं. चलो अब देखिए, Troilus and Cresside में there is a person Troilus, और नाम से ही पता लग रहा है कि उनको किससे प्यार हो जाता है, Cresside से. Cresside is a widowed daughter of the deserter priest Calchas. तो Cresside के फादर का नाम पूछ सकते हैं Calchas. You can pronounce it as you wish, Calchas. ठीक है. अब ये widowed daughter है, ठीक है. She is widowed. The poem moves in leisurely fashion with introspection and much of what would now be called psychological insight dominating many sections. तो psychological introspection एक इसमें एस्पेक्ट है. क्रिसेड के अंकल है पेंडारस, इनकी मदद से दोनों का रिश्ता बनता है. ठीक है, किसका, ट्रॉयलिस एंड क्रिसेड का. चलिए अब यहाँ पे क्या होता है, जो ट्रॉयलिस के क्रिसेड के अंकल हैं, लड़की के अंकल हैं Pendarus, he is an important figure, do remember. I wanted to highlight it. Okay, so Troilus and Cresside अब united हो जाते हैं love में halfway through the poem, but then she is sent to join her father कि आप कहाँ जाओ, ग्रीक कैंप में जाओ जो ट्रोय के आउटसाइड लगा है. ठीक है ना. अब इनको भेजा जाता है क्रिसीड को. डिस्पाइट हर प्रॉमिस टू रिटर्न, शी इज़ लव्ड बाय ग्रीक वॉरियर ड्यूमेडस. वादा तो करती है ये मैं आऊँगी वापस, पर इसको अब किससे प्यार हो जाता है. अब ट्विस्ट आ रहा है स्टोरी में डायमोडस से. और डायमोडस क्या है, ग्रीक कैंप में जा रही है तो एक ग्रीक वॉरियर है. एंड कम्स टू लव हिम. नाउ ट्रॉयलस लेफ्ट इन डिस्पेयर इज किल्ड इन द ट्रोजन वॉर. ट्रॉयलस बहुत दुखी होता है ये जान के, और वो मर जाता है ट्रोजन वॉर में, डिस्पेयर में. Though these events are interspersed with Boethian discussion of free will and determinism, at the end of the poem, when Troilus' soul rises into the heaven, जब Troilus की soul heaven में जाती है, तो the folly of complete immersion in sexual love is contrasted with eternal love of God. तो यहाँ पे थीम दिखाई है कि एक वो लड़की के पीछे है ना, he is chasing that lady, so that is sexual love, kind of physical
कंप्लीट इमर्शन, एंड जब वो हेवन में जाता है तो एटर्नल लव ऑफ गॉड, ठीक है, सेक्सुअल लव ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एटर्नल लव ऑफ सुपर पावर। ओके, ये सारा आपका टॉयलेट्स एंड क्रिसीड में। फिर द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स देखिए, नेक्स्ट वर्क मैं 2 डाल देती हूँ, 2 से ही स्टार्ट करती हूँ। ये 3 है और ये 4 है। नाउ सेकेंड वर्क, द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स। Now, in this poem, rhyme royale is used. This is important. राइम रॉयल पहली बार टॉयलेट्स एंड क्रिसीड में यूज़ हुआ था, पर पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स में भी यूज़ होता है। फ्रेंच रोमांसेस का काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशन है। इट इज़ केप्ट इन माइंड बैकग्राउंड। वैसे इटालियन पीरियड है पर फ्रेंच का इन्फ्लुएंस है। सो वन वर्ड इज़ एक एक शब्द, इवन अ सिंगल वर्ड इज़ प्रीशियस। पूछ सकते हैं कौन सा ट्रेडिशन का इन्फ्लुएंस है आपका पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स में, तो सारे इटालियन लगा के आएंगे, पर फ्रेंच रोमांसेस का इन्फ्लुएंस है। सो द पोएम हैज़ बीन कॉल्ड वन ऑफ द बेस्ट ओकेजनल वर्सेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ये किसके लिए लिखी गई थी? 2 लोगों की मैरिज के लिए, 2 बंदों की। एक तो है रिचर्ड सेकेंड, 2 people are getting married. To commemorate this marriage, this work is written, and the second is Anne of Bohemia in 1382. Undoubtedly, I told you this year. It describes a conference of birds that meet to choose their mates on Saint Valentine's Day. उसी दिन क्या है? सेंट वैलेंटाइंस डे का इस पोएम में मेंशन है, द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स में, जहाँ पे सारे अपने अपने कॉन्फ्रेंस हो रही है, मीटिंग हो रही है, जहाँ पर सारे अपने अपने मेट्स को चूज़ करेंगे, और नैरेटर को नींद आ जाती है और वो एक ब्यूटीफुल गार्डन का ड्रीम लेता है, जहाँ पर नेचर डिबेट बुलाती है, प्रिसाइड्स ओवर अ डिबेट बिटवीन 3 रैंकिंग ईगल्स। तो वो मीटिंग को हैंडल कर रही है नेचर, ये भी एलेगोरिकली होगी एक तरीके से, और जहाँ पे 3 हाई रैंकिंग ईगल्स आते हैं और सारे एक फीमेल को पाना चाहते हैं। और जो अदर बर्ड्स हैं, ये रिप्रेजेंट करती हैं डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश सोसाइटी, कि कैसे जब उनको चांस दिया जाता है वो कैसे एक्सप्रेस करते हैं ओपिनियंस। चॉसर ने इस डिवाइस को यूज़ किया टू जेंटली सैटिराइज द ट्रेडिशन ऑफ कोर्टली लव। So he is satirizing courtly love in the Parliament of Fowls. नाम ही है ना, Parliament of Fowls. He handles the debate with humor and deftly characterizes the various words who nature. अब डिबेट चलता है लव और मैरिज पे, बट वो ख़त्म नहीं होता। पोएम फिर कंप्लीट हो जाती है ऑन अ नोट ऑफ जॉय एंड सेटिस्फैक्शन। तो लास्ट में सब सही हो जाता है, जैसे शेक्सपियर की कॉमेडीज होती है ना। चलिए, 3 ईगल्स हैं। थीम पूछे किस पे बात की गई है? पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स में लव और मैरिज की। नेक्स्ट इज थर्ड, द हाउस ऑफ फेम विच केम इन 1380, इन्फ्लुएंस ऑफ डांटेज डिवाइन कॉमेडी। ये एक अनफिनिश्ड वर्क है, ये याद रखना। इट इज़ एन अनफिनिश्ड वर्क, अनफिनिश्ड ड्रीम। 3 बुक्स हैं इसमें। किसमें? द हाउस ऑफ फेम में 3 बुक्स, और ये सारी किस में लिखी गई हैं? ऑक्टोसिलेबिक में। अब यहाँ पे क्या होता है? प्रोलोग है एक ड्रीम्स के ऊपर, गॉड ऑफ स्लीप को बुला रहे हैं, इन्वोकेशन हो रही है। बुक 1 में क्या होता है? पोइट को नींद आ जाती है और वो ड्रीम लेता है, और वो कहाँ पहुँच जाता है? टेम्पल ऑफ ग्लास में, जहाँ पर वो किसको देखता है? वेयर ही सो व्हाट ही सो? एनियस एंड डीडो। The dream moves on to deal more briefly with other parts of the Aeneid. तो यहाँ पे आप बस इतना याद रखना, फर्स्ट पार्ट में ही रीचेस टेम्पल ऑफ ग्लास एंड ही सो एनियस एंड डीडो देयर। दीज आर द कैरेक्टर्स ऑफ ट्रोजन। देन उसके बाद ट्रोजन वॉर, द पोइट सीज एन ईगल दैट अलाइड्स बाई हिम एंड इज हिज गाइड थ्रू द हाउस ऑफ फेम। अब वहाँ पे एक ईगल आती है जो उसको गाइड करती है और कहाँ ले जाती है? हाउस ऑफ फेम में। ईगल एक्सप्लेन करती है पूरा जो भी आपका
फिलोसॉफिकली उसको समझाने की कोशिश करती है कि कैसे फेम काम करती है। फेम मतलब प्रसिद्धि। सो ईगल चली जाती है ये सारा सुना के, और चौसर एंटर करता है पैलेस ऑफ फेम, या आप इसको ऐसा कह सकते हैं पैलेस ऑफ र्यूमर ऑल्सो, वेयर ही सीज द फेमस ऑफ बोथ classical and biblical lore. Elos blows a trumpet to summon up the various celebrities. तो यहाँ पे एक ट्रम्पेट बजाते हैं ईलोस नाम के करेक्टर, और एंड में क्या होता है, जितने भी आपके शिपमैन, पिलग्रिम्स, पार्डनर शो किए गए हैं उनका कन्फ्यूज़न रिजॉल्व हो जाता है जब कौन आता है, अ मैन ऑफ ग्रेट ऑटोक्राइट. So it is Middle English, a man of great autocrat. अब यहाँ पे पोएम एंड हो जाती है. तो लास्ट में अ मैन ऑफ ग्रेट ऑटोक्राइट, ये कहाँ का फ्रेज है, कौन सी पोएम का, दैट इज द हाउस ऑफ फेम विच केम इन 1380. इट इज़ एन अनफिनिश्ड पोएम. octosyllabic couplets are there, 3 books are there, and Elos blows the trumpet. ठीक है, डो नॉट गेट अफ्रेड, ये सब बार बार करने से रिवाइज हो जाएगा. लीजेंड ऑफ गुड वुमेन आई थी आपकी 1385 में, लास्ट वर्क. देन वी विल एंड दिस वीडियो. ये कहाँ पे लिखी गई थी, क्वीन बिहोमिया के कहने पर लिखी गई थी ये पोएम. क्वीन बोहेमिया वो कहती है चलो कुछ अच्छी वुमेन पे बुक्स लिखो, और जितनी भी पोएम थी वो हीरोइक कपलेट का यूज़ किया गया है चौसर ने. 9 जो लीजेंड है उनको बताने के लिए. ये भी एक तरीके का ड्रीम विज़न है. क्वेश्चन आ सकता है कौन कौन सी चौसर की पोएम्स ड्रीम विज़न है. तो मैंने आपको बताया पीछे वाली जो पोएम थी द हाउस ऑफ फेम, इट इज़ ऑल्सो अ ड्रीम विज़न. एंड ट्रोइलस एंड क्रिसीड में ड्रीम था, यस और नो, you will tell me, is it a dream poem? And the book of the duchess is certainly a dream poem. Legend of good woman is a dream poem. The house of fame is a dream poem. Okay, अब यहाँ पे क्या होता है, 9 स्टोरीज है, 9 women है ना. गॉड ऑफ लव एंग्री होता है पर चौसर पे कि उन्होंने ऐसी वुमेन के बारे में लिखा जो मैन को बिट्रे करती है, क्योंकि ट्रोइलस एंड क्रिसीड में क्रिसीड को ऐसे ही शो किया था ना. तो गॉड ऑफ लव क्या करता है, इंजिस्ट करता है चौसर को कि आप इस पे लिखो. इसको पहली नोट भी कहा जाता है, क्योंकि ट्रोइलस एंड क्रिसीड में उन्होंने वीमेन को बुरा बताया, पर लीजेंड ऑफ गुड वुमेन में वो अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ बता रहे हैं. So, as penance, as repentance, Chaucer is instructed to write about good women. Okay, so this prologue is very noteworthy for the delightful humor of narrator's self-mockery and for the passages in praise of books and of the spring. ये जो प्रोलोग है लीजेंड ऑफ गुड वुमेन का, एक काफ़ी ज़्यादा फेमस है कि नैरेटर खुद को कैसे सेल्फ मॉक कर रहा है और पैसेजेस लिख रहा है बुक्स की प्रेज में, स्प्रिंग की प्रेज में. तो ये स्टोरीज़ हैं. ठीक है, ये लीजेंड है बैड मैन की, ज़्यादा गुड वुमेन की ज़्यादा, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं. इट इज़ अ लीजेंड ऑफ बैड मैन देन ऑफ गुड वुमेन. एंड यू विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि कितनी ये एक इनकम्प्लीट वर्क है, तो कितनी विमेन के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया था और कितनी रह गई थी. ऑल राइट.